नमस्कार, उड़ान के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 31 के जो प्रश्न है उनका विश्लेषण। चलिए हम आरंभ करते हैं टेस्ट नंबर 31 के प्रश्नों का विश्लेषण। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि सप्रे जी क्षमा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो उनके भाई ने आत्महत्या करने का निर्णय लिया है, यह कथन कहा गया है। तो आप सभी जानते हैं कि यह कथन किस संदर्भ में कहा गया था। तो जो बाल गंगाधर तिलक जी का एक केसरी समाचार पत्र था, उसके 2 लेखों का इन्होंने अनुवाद किया था सप्रे जी ने। तो एक भारत का दुर्दैव और दूसरा बम गोले का रहस्य। तो उसके पश्चात ही इनको अंग्रेज सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तारी के पश्चात जब सप्रे जी से अंग्रेज सरकार ने माफी मांगने को कहा तो उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया। और उसके पश्चात जो वामन राव लाखे जी हैं, उन्होंने सप्रे जी से ये कहा कि अगर आप क्षमा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो आपके भाई आत्महत्या कर लेंगे। तो इसका सही उत्तर है वामन राव लाखे जी का ये कथन जो उन्होंने सप्रे जी से कहा था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस दिवस को बंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि 1930 में छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ था। इसे रविशंकर शुक्ल जी ने नमक कानून तोड़कर चालू किया था। 1934 तक ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक बंदी दिवस मनाए जाने का उल्लेख मिलता है। ये बंदी दिवस किस कारण मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के संचालन के लिए कुछ डिक्टेटरों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ में की गई थी, जिसमें पहले डिक्टेटर पंडित रविशंकर शुक्ल और इन्हीं डिक्टेटरों के क्रम में 7वें डिक्टेटर ब्रह्मदेव दुबे जी थे। और ब्रह्मदेव दुबे जी को अंग्रेज सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लेने के कारण 4 अगस्त 1932 को बंदी दिवस के रूप में छत्तीसगढ़ में मनाने का निर्णय लिया गया था। तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान का एक घटनाक्रम है। सही उत्तर है 4 अगस्त 1932। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय दुर्ग जिले में किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दुर्ग में किसान सभा का निर्माण भी किया गया था और इस किसान सभा का गठन उदय राम जी के नेतृत्व में किया गया था। तो सही उत्तर है सी, उदय राम जी के नेतृत्व में किसान सभा का गठन किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, घैटी पौनी प्रथा जो छत्तीसगढ़ में प्रचलित थी, इस प्रथा के दौरान किस जाति की महिलाओं का क्रय विक्रय किया जाता था। तो ये रुद्र प्रताप देव के काल में ये घैटी पौनी प्रथा छत्तीसगढ़ में प्रचलित थी और इस प्रथा के दौरान पलार, पनरा, कलार और धोबी जाति की जो महिलाएं हैं उनके क्रय विक्रय के प्रमाण जो है छत्तीसगढ़ में प्राप्त होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, रानी चोरिस जिसे छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी के नाम से जाना जाता है, उनका मूल या वास्तविक नाम क्या है। ऑप्शन में आपके सामने है, ए रानी गजमती देवी, बी यशुराज कुंवर, सी जुगराज कुंवर और डी रानी चोरिस। देखिए रानी चोरिस का विद्रोह भैरम देव के काल से जुड़ा हुआ है। तो भैरम देव की रानी चोरिस ने भैरम देव के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में विद्रोह किया था और इनका वास्तविक नाम जुगराज कुंवर था। ये भैरम देव की पटरानी यानी बड़ी रानी थी। भैरम देव के एक मुस्लिम महिला के साथ विवाह कर लेने के पश्चात इन्होंने भैरम देव के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जुगराज कुंवर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, 1830 से 1834 ईस्वी के बीच कुल 8 जिलेदारों की नियुक्ति हुई। देखिए जिस समय की बात की जा रही है उस समय में पुनः मराठा शासन छत्तीसगढ़ में चल रहा था और रघुजी तृतीय ने अंग्रेजों से शासन वापस प्राप्त किया था और मराठों ने यहाँ पर वापस शासन करना आरंभ किया था। और उस दौरान जो छत्तीसगढ़ का शासन है वो जिलेदारों के माध्यम से चलाया जा रहा था, जिसमें पहले जिलेदार कृष्णराव अप्पा और अंतिम जिलेदार गोपाल राव थे। इनके बीच में भी कई जिलेदार आए जिसके विषय में आपसे प्रश्न किया गया है। प्रश्न है 1830 से 1834 के मध्य छत्तीसगढ़ में कुल 8 जिलेदार नियुक्त हुए थे। प्रथम मुस्लिम जिलेदार का नाम क्या था। तो यहाँ पर आपको कुछ नाम दिए गए हैं, उसमें प्रथम मुस्लिम जिलेदार का नाम आपको छांटना है। तो यहाँ पर नाम है मोहम्मद मुसरान, मोहम्मद जैदी, सदरुद्दीन और अजरुद्दीन सैफ। तो देखिए जिलेदारों का क्रम अगर मैं बताऊं तो कृष्णराव अप्पा जी के बाद अमृत राव नाम का एक जिलेदार बना था और उसके बाद सदरुद्दीन नामक एक जिलेदार की नियुक्ति की गई थी जो मुस्लिम जिलेदार था। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, सदरुद्दीन।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेज शासनकाल में अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ में राजस्व वर्ष घोषित किया, वह किस किस माह के बीच था? आपके सामने उत्तर है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जुलाई से 30 जून, 1 मई से 30 अप्रैल और 1 नवंबर से 31 अक्टूबर। तो अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ में जो राजस्व वर्ष घोषित किया था वो 1 मई से 30 अप्रैल के बीच था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पोस्ट मास्टर का नाम क्या था? आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में अधीक्षकों का शासन जिस समय चल रहा था, यानी अंग्रेज अधीन मराठा शासन छत्तीसगढ़ में चल रहा था, उस दौरान छत्तीसगढ़ में कुछ अधीक्षकों की नियुक्ति की गई थी और इन्हीं अधीक्षकों में एक अधीक्षक सैंडिस थे, जिनके काल में पहली बार छत्तीसगढ़ में जो डाक व्यवस्था है उसका आरंभ माना जाता है। तो सैंडिस के काल में जो डाक व्यवस्था छत्तीसगढ़ में आरंभ हुई, उसमें पहले पोस्ट मास्टर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई, ये हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है चार्ल्स सी इलियट, जी नहीं, इलियट नहीं है वो। दूसरा ऑप्शन है कैप्टन ब्लंट, ये भी नहीं है। कर्नल स्लीबमैन, ये भी नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, और प्रथम पोस्ट मास्टर का नाम था स्मिथ, जो आपके ऑप्शंस में नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर, जिसकी स्थापना 1938 ईस्वी में की गई थी, इसके प्रथम प्राचार्य का नाम क्या था? तो आप सभी देखेंगे छत्तीसगढ़ महाविद्यालय अभी भी स्वर्गीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के नाम से पहचाना जाता है। तो इसके प्रथम प्राचार्य श्री योगानंदम जी थे, जिनके नाम से वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ महाविद्यालय पहचाना जाता है। सही उत्तर है डी, जे योगानंदम। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, कलचुरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा एवं मापन इकाई के अंतर्गत जैसे 4 कौड़ी का मान 1 गंडा के बराबर था, उसी प्रकार 1 मन का मान किसके बराबर था? तो यहाँ पर आपसे 4 पंसेरी, ऑप्शन में 8 पंसेरी, 6 पंसेरी और 10 पंसेरी पूछा गया है। इसका सही उत्तर है बी, 8 पंसेरी। चलिए इन इकाइयों को हम देख लेते हैं कि ये इकाइयां किस प्रकार की थी। देखिए यहाँ पर कौड़ी चला करती थी, 4 कौड़ी का 1 गंडा होता था और 16 कौड़ी का 1 दोगानी होता था, 5 सेरी का 1 पंसेरी होता था और 8 पंसेरी का 1 मन होता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, चितवा डोंगरी राजनांदगांव में स्थित शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने की थी? ऑप्शन आपके सामने है शंकर नाथ शेष, रमेंद्रनाथ मिश्र, जे.आर. कांबले और इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि भगवान सिंह बघेल और रामेंद्रनाथ मिश्र जी ने पहली बार चितवा डोंगरी में शैल चित्रों की खोज की थी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, रामेंद्रनाथ मिश्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, छत्तीसगढ़ के वैदिक काल एवं अनुसूती इतिहास के अनुसार उत्तर वैदिक काल में रेवा नदी का वर्णन किस नाम से किया गया है? रेवा नदी का वर्णन किसमें किया गया है? बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि किस ग्रंथ में रेवा नदी का वर्णन उस काल में छत्तीसगढ़ में था। तो ऑप्शन में हमारे पास है मीमांसा, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ और इनमें से कोई नहीं। तो परवर्ती ब्राह्मण ग्रंथों में रेवा नदी का नाम वर्णित है, ऐसा हम किताबों में पढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ब्राह्मण ग्रंथों में नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से चिन्हित किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, नल वंशीय शासक अर्थपति भट्टारक द्वारा उत्कीर्ण अभिलेख है? पंडिया पाथर, केसरी बेड़ा, पुड़ागढ़ और कुलिया लेख। देखिए आप सभी जानते हैं कि अर्थपति भट्टारक केसरी बेड़ा अभिलेख के कारण पहचाने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी। ये पुड़ागढ़ अभिलेख जो है वो स्कंद वर्मा से जुड़ा हुआ है, ये अर्थपति से जुड़ा हुआ नहीं है। आपका सही उत्तर है बी, केसरी बेड़ा अभिलेख। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टेस्ट क्रमांक 31 के प्रश्न क्रमांक 15 में आपसे पूछा गया है, छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्रों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 5 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, हमें बताना है, इनको पढ़ करके आगे जो पूछा जाएगा। देखिए पहला स्टेटमेंट है, ढोल तत्वाद्य का एक उदाहरण है। दूसरा है, अलगोजा बांसुरी की तरह एक वाद्य यंत्र है। तीसरा,
खड़ताल मुख्यतः लकड़ी से बना एक वाद्य यंत्र है। चौथा, गुदुम वाद्य यंत्र में 12 सिंगा का सिंग लगा होता है। और पांचवा है, धनकुल वाद्य छत्तीसगढ़ में मुख्यतः उत्तरी क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, अगला स्लाइड देखते हैं। हमें बताना है सही कथन। ठीक है, तो वापस देखते हैं और बताते हैं उसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए देखते हैं इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट राइट है। पहला पूछा जा रहा है, ढोल तत्वाद्य का एक उदाहरण है। देखिए, सबसे पहले समझिए तत्वाद्य क्या होता है। तत् का सामान्य शब्द में आप समझ लीजिए तंतु या तार। ऐसे सभी वाद्य यंत्र जहां पर तार का इस्तेमाल होता है वे किस में आते हैं? तंतु वाद्य के अंतर्गत आते हैं या तत्वाद्य के अंतर्गत आते हैं। तो ढोल जो है ये तत्वाद्य का एग्जाम्पल नहीं है। ढोल किसका है? वितत वाद्य का एग्जाम्पल होता है, जिसमें दो प्रकार होते हैं। एक होता है एक मुखी, दूसरा है दो मुखी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, अलगोजा बांसुरी की तरह एक वाद्य यंत्र है। बिल्कुल सही है। अलगोजा क्या है? बांसुरी का ही दूसरा नाम है, जिसे हमारे आदिवासी क्षेत्रों में बोला जाता है। ठीक है, बांस का बना हुआ 3-4 छिद्र बने होते हैं, यह एक बांसुरी ही है जिसे अलगोजा कहा जाता है। अगला देखिए, खड़ताल मुख्यतः लकड़ी से बना हुआ है। आप लोगों ने तीजन बाई जी को देखा होगा, वो जब पांडवानी गायन करती हैं तो उनके हाथ में एक लकड़ी का खड़ताल बोलते हैं जिसे ऐसे चोट करके बजाती हैं, वो क्या है? लकड़ी का मुख्य रूप से बना होता है। अर्थात ये स्टेटमेंट क्या है? राइट है, उसे ही हम खड़ताल बोलते हैं। अगला देखिए, गुदुम वाद्य यंत्र में 12 सिंगा का सिंग लगा होता है। गुदुम एक वाद्य यंत्र है जो देखिए वो भी वितत वाद्य का एग्जाम्पल है, जिसमें एक मुखी के अंतर्गत वो शामिल होता है। ठीक है, इसे जो बजाने वाले होते हैं उसे कमर में बांध करके उसे टायर से या लकड़ी से पीट करके बजाते हैं, और उसकी शोभा बढ़ाने के लिए आप देखेंगे साइड साइड में सिंग लगा होता है। जैसे कुछ इस प्रकार का है अगर, तो इसमें सामने की तरफ से इस प्रकार से कुछ सिंग लगा हुआ मिलेगा आपको। इसे पीट पीट करके बजाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला भी सही स्टेटमेंट हो गया। अगला देखिए, धनकुल वाद्य यंत्र छत्तीसगढ़ में मुख्यतः उत्तरी क्षेत्र में प्रचलित है। तो देखिए, धनकुल वाद्य यंत्र जो है ये उत्तरी क्षेत्र में प्रचलित ना होकर के ये कहाँ है? दक्षिणी क्षेत्र में ये ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग हो गया। अर्थात 2, 3 और 4 ये 3 स्टेटमेंट राइट है और 1 और 5 रॉन्ग हो गया। अगली स्लाइड देखते हैं। हमसे पूछा जा रहा है सही कथन कौन सा है? तो सही है 2, 3 और 4। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी। ठीक है, देखिए, ढोल वितत वाद्य का उदाहरण है, धनकुल वाद्य यंत्र जो है दक्षिणी क्षेत्र में प्रचलित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के व्यंजन के संबंध में सही है। ठीक है, देखिए, ये भी स्टेटमेंट वाला सवाल है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, बड़ा उड़द दाल को पीस कर बनाया जाता है। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। दूसरा, तस्मई एक मीठा व्यंजन है। बिल्कुल, तस्मई हमारे यहाँ खीर को कहा जाता है, तो ये एक मीठा व्यंजन है मुख्य रूप से। अइरसा एक मीठा व्यंजन है। बिल्कुल, अइरसा भी एक मीठा व्यंजन है। चावल को दरदरा पीस करके इसको बनाया जाता है, इसका एक अलग ही प्रोसेस है। अगला देखिए, मैदा से बने पूड़ी को चौसेला कहा जाता है। ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि चौसेला चावल आटे से बने हुए पूड़ी को कहा जाता है, मैदे से नहीं बनाया जाता। ठीक है, इस प्रकार से 1, 2 और 3 स्टेटमेंट तो राइट है, चौथा रॉन्ग है। अगला स्लाइड देखते हैं। 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? विकल्प सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में नहीं पहना जाता है? देखिए, कौन कौन सा आभूषण है जो कान में नहीं पहना जाता? पहला है लेरकी, दूसरा है तरकी, तीसरा है खोटीला, चौथा है गुरिया। इनमें से लेरकी, तरकी और खोटीला ये तीनों ही कानों में पहने जाते हैं, लेकिन गुरिया जो है, गुरिया को एक कंठा, सुर्रा आप कह लीजिए, जो गले में पहना जाता है, इसे कान में ना पहन करके इसे कहाँ पहनते हैं? गले में पहना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से
हमारा आंसर क्या होगा? विकल्प डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनीमाता का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, देखिए विकल्प, पहला है फूलमती, दूसरा है मालिनी, तीसरा है मीनाक्षी, चौथा है नर्मदा देवी। हमारा सही आंसर मीनाक्षी देवी। आगे बढ़ते हैं। नवाखानी पर्व किस माह में मनाया जाता है? सावन, चैत्र, भादो, माघ। इसका सही उत्तर है भादो माह में जब नई फसल तैयार होती है तो उसकी पूजा की जाती है हमारे यहाँ, और इसे ही नवाखानी पर्व के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य को बैगा आदिवासियों का आदि नृत्य कहा जाता है? पहला है दशहरा, दूसरा है डंडारी, तीसरा है मांदरी, चौथा है थापटी। इनमें से दशहरा नृत्य को, जो कि दशहरा पर्व के दौरान शुरू होता है, ध्यान रहे बैगा आदिवासी दशहरा पर्व मुख्य रूप से नहीं मनाते हैं, लेकिन दशहरे के समय ही यह नृत्य शुरू होता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? आदि नृत्य कहा गया है। ठीक है, इसे अन्य नृत्यों का द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या है? विकल्प ए। अगला सवाल देखिए, हमारा अगला सवाल है भारिया जनजाति के संबंध में सही है। देखिए 4 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें ये बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है। पहले देखिए लिखा हुआ है, यह छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। देखिए छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से भारत शासन के द्वारा अगर देखा जाए तो 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 2 अन्य जनजातियों को भी इसके समतुल्य रखा गया है, जिसके बाद कुछ अन्य जातियों को भी इसमें जनजातियों को भी शामिल किया गया था, जिनमें से देखिए कुछ नाम आता है। खास तौर से पहले 2 नाम बताता हूं मैं आपको। पहले 2 नाम है भुंजिया और दूसरा है पंडो। इन्हें शामिल किया गया किसके अंतर्गत? विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत राज्य शासन के द्वारा। अब इसी में अगर पंडो को देखा जाए तो ये किसकी उपजातियां हैं? भूमिया, भूमिहार और पंडो। तो ये भी जो है विशेष पिछड़ी जाति के अंतर्गत शामिल किए गए थे। ठीक है, चलिए इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी राइट है। इनकी प्रमुख उपजातियां हैं भूमिया, भूमिहार और पंडो, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट राइट हो गए। तीसरा देखते हैं, इनकी मूल बोली भरनौटी या भरियाटी है। बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट है, यह द्रविड़ियन प्रजाति की आदिम जनजाति है। बिल्कुल, यह स्टेटमेंट भी राइट है। इस प्रकार से हमारे सभी के सभी विकल्प जो हैं, सभी कथन जो हैं सही हैं, और हमारा सही आंसर क्या होगा? विकल्प डी। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विवाह को आदिवासी जनजातियों में मान्यता प्रदान करने के लिए जाति भोज देना अनिवार्य है? ठीक है, देखिए कुछ नाम लिखे हुए यहाँ पे, इनमें से कौन सा ऐसा विवाह है जिसे मान्यता प्रदान कराने के लिए जाति भोज देना अनिवार्य होता है? पहला है विनिमय विवाह, दूसरा है पैठुल विवाह, तीसरा है पायसोत्र विवाह, चौथा है लमसेना जाना। इनमें पायसोत्र विवाह एक ऐसा विवाह है जिसमें जो है लड़का लड़की की मर्जी हो या ना हो, घर वालों की मर्जी हो या ना हो, वो उसे अपहरण करके विवाह कर लेता है, और बाद में अगर उसे समाज में इसे मान्यता दिलानी है तो उसे समाज के बड़े बुजुर्ग या लोगों को जाति भोज देना होता है। जाति भोज देने के बाद इन्हें इस विवाह को स्वीकार कर लिया जाता है और उसे समाज का हिस्सा मान लिया जाता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? विकल्प सी, पायसोत्र विवाह। अगला सवाल देखिए, धुमपुरिया में 13 वर्ष से 18 वर्ष के आयु सदस्यों को क्या कहा जाता है? पहला है पूना जोरवार, दूसरा है मस्थुरिया, तीसरा है धांगर, चौथा है बारकी धांगरी। देखिए धुमकुरिया के जो सदस्य हैं इन्हें एज ग्रुप में बांटा गया है 3 भाग में। एक है 13 से कम, दूसरा है 13 से 18 वर्ष और तीसरा है 18 से अधिक। ठीक है, तो जो 13 वर्ष से कम उम्र के सदस्य हैं इन्हें कहा जाता है पूना जोरवार। दूसरे नंबर पे 13 से 18 है, इन्हें कहा जाता है मजथुरिया जोरवार, और तीसरा 18 से अधिक एज ग्रुप के हैं, इन्हें कहा जाता है धांगर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या होगा? विकल्प बी, मजथुरिया जोरवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानी सुरही गैया के कहानीकार कौन है? देखिए पहला ऑप्शन है सुंदरलाल शर्मा जी,
दूसरे हैं लोचन प्रसाद पांडे जी, तीसरे बंशीधर पांडे, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सुरही गैया के कहानीकार हैं पंडित सीताराम मिश्र जी। ठीक है, क्या नाम है? पंडित सीताराम मिश्र जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर की महानिदेशक कौन है? पहला है रेणु जी पिल्ले, डॉक्टर सुनीता राय, श्रीमती अगाथा तिर्की और चौथा है श्रीमती सीमा सिंह। इनमें सही आंसर है श्रीमती रेणु जी पिल्ले। अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? 111, 109, 166, 14। इनमें से 109 सही है हमारा विकल्प बी। ठीक है, क्योंकि हाल ही में कुछ नगर निगम का गठन हुआ है, नगर पालिकाओं का गठन हुआ है और कुछ नगर पंचायतों की भी संख्या में परिवर्तन हुआ है। तो वर्तमान में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? 109। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में अनुच्छेद 243E का संबंध किससे है? देखिए पहला विकल्प है पंचायतों का गठन, दूसरा स्थानों का आरक्षण, तीसरा पंचायतों की अवधि और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहला तो है पंचायतों का गठन, ये 243B के अंतर्गत आता है। वहीं स्थानों का आरक्षण आता है 243D के अंतर्गत। पंचायतों की अवधि ये आती है 243E के अंतर्गत। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या होगा? पंचायतों की अवधि। ठीक बात। अगला सवाल देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति का साक्षरता दर क्या है? ठीक है, अनुसूचित जाति का साक्षरता दर आपसे पूछा जा रहा है। देखिए विकल्प है 70.28, दूसरा है 59.09, तीसरा है 60.28, चौथा है 70.76 और इसका सही आंसर है विकल्प डी 70.76%। प्रश्न है, अरपा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किस जिला में स्थित है? यहाँ पर अरपा नदी का उद्गम पूछा जा रहा है और जिला पूछा जा रहा है। ये प्रश्न इसलिए पूछा गया है क्योंकि अभी 28वां जिला बना है आपका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और अरपा नदी का उद्गम होता है पेंड्रा पठार से। लोकेशन पड़ेगा खोडरी, गांव का नाम है खोडरी खोंगसरा बोलते हैं। खोडरी खोंगसरा पेंड्रा लोरमी पठार से निकलती है अरपा नदी। अब ये जो खोडरी खोंगसरा है, आप जो पेंड्रा बोले तो पेंड्रा कहाँ आता है? नया जिला बनने के बाद गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में आता है। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ऑप्शन आप देख सकते हैं, मुंगेली नहीं होगा। ऑप्शन बी गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, यही आपका उत्तर होगा। ऑप्शन सी कोरिया नहीं होगा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न है, मैनपाट में आलू अनुसंधान केंद्र किस वर्ष स्थापित किया गया? हम देखते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा 2 अनुसंधान केंद्र संचालित है। एक रायपुर जिला के लभांडी में चावल अनुसंधान केंद्र है और एक है सरगुजा जिला के मैनपाट में आलू अनुसंधान केंद्र। और मैनपाट के आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा वर्ष 2013 में। आपका उत्तर होगा वर्ष 2013। तो 3 नहीं, 1993 नहीं, वर्ष 2013 ये उत्तर है। ऑप्शन डी 18 दिया हुआ है गलत। प्रश्न है, कृषि संगणना वर्ष 2010-11 के अनुसार प्रदेश में औसत जोत का आकार है, एवरेज होल्डिंग एरिया। जब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक भूगोल तो उसमें देखते हैं एग्रीकल्चर सेंसस 10-11 और इस सेंसस में हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में बोया गया क्षेत्रफल उस समय 10-11 में, तो वो हमको मिलता है 50.84 लाख हेक्टेयर। यूनिट है लाख हेक्टेयर में। वहीं हम देखते हैं इसी सेंसस में कृषक परिवार, तो कृषक परिवार हम देखते हैं 37.46 लाख, ये किसान परिवार है। और जब आपका बोया गया क्षेत्रफल को उस समय और जो सेंसस हो उसमें कृषक परिवार मिला उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिलता है औसत जोत का आकार। कहने का मतलब एक कृषक परिवार के पास कितने उपलब्ध जमीन है। ठीक, तो वो है 1.36 हेक्टेयर इस सेंसस के अकॉर्डिंग।
तो उत्तर होना चाहिए आपका 1.36 हेक्टेयर। और इसी आधार पर फिर होता है किसान वर्ग 5 प्रकार के। एक को बोलते हैं सीमांत कृषक, दूसरे को बोलते हैं लघु कृषक, तीसरे को बोलते हैं अर्धमध्यम, चौथे को बोलते हैं मध्यम और पांचवें को बोलते हैं वृहद। 5 टाइप के किसान होते हैं। यहीं पर हम पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ के कुल कृषक परिवार का लगभग 76% कृषक परिवार सीमांत एवं लघु कृषकों की श्रेणी में आता है। ठीक है, यहां पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है तो उत्तर आपका 1.36 हेक्टेयर होगा। देख सकते हो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी ये गलत है, ऑप्शन डी गलत है। प्रश्न है आपका, महानदी पर कौन सी परियोजना स्थित नहीं है? जब हम पढ़ते हैं महानदी तो महानदी में हम परियोजना देखते हैं जब ये सिहावा से निकल के इंटर करती कांकेर जिला, तो कांकेर जिला के नरहरपुर तहसील के दुधावा गांव में परियोजना है जिसको बोलते हैं दुधावा परियोजना। जब ये इंटर करती धमतरी, पुनः सिहावा यहीं पड़ता है, फिर धमतरी इंटर करती है तो धमतरी में गंगरेल गांव में गंगरेल बांध बना है, रुद्री गांव में रुद्री बैराज बना है। वहां से जब ये आगे निकलती है रायपुर जिला इंटर करती है तो आरंग तहसील में गांव पड़ेगा समोदा, और समोदा गांव में है निसदा समोदा या राजीव समोदा परियोजना, इसी को बोलते हैं। वहां से जब ये आगे बढ़ जाती है सीधा क्रॉस करते हुए जांजगीर चांपा शिवरी नारायण पहुंचती है तो इसमें 5 बैराज है, शिवरी नारायण, कलमा, मिरौनी, बसंतपुर, साराडी, और ये सब महानदी की परियोजनाएं हैं। तो यहां पर नहीं है पूछा जा रहा ऑप्शन। अब देखिए राजीव समोदा, हाँ रायपुर में स्थित है ये महानदी में, साराडी जांजगीर चांपा में स्थित है महानदी में, सोंढूर ये जो है सोंढूर नदी में है और धमतरी जिला में है तो सोंढूर नदी में है। हम महानदी की बात करें मतलब आपका उत्तर ही यही होगा। और ऑप्शन डी दुधावा आपको बताएं कांकेर में, हाँ ये है परियोजना। प्रश्न है हमारा 33वां नंबर। प्रश्न पूछा गया है राज्य शासन की नवीन औद्योगिक नीति का संबंध किस अवधि से है? छत्तीसगढ़ शासन ने एक औद्योगिक नीति लागू की है जिसका संबंध है वर्ष 2019 से 24 की अवधि के लिए, और ये औद्योगिक नीति जो है 1 नवंबर 2019 को लागू की गई है जिसकी अवधि 31 अक्टूबर 2024 तक होगी। मतलब हम ऑप्शन देखें तो 19-24 होना चाहिए, ऑप्शन ए में 15-20 दिया मतलब ये गलत, ऑप्शन बी आप देखिए 19-24 उत्तर यही होना चाहिए, ऑप्शन सी 16-21 दिया हुआ है, ऑप्शन डी 17-22 दिया हुआ है, आपका उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न अगला है प्रदेश में प्रमुखता से विस्तार निम्नांकित में से किस मिट्टी का है? तो जब हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में भौतिक भूगोल मिट्टी संसाधन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विस्तार जो है वो लाल पीली मिट्टी का है लगभग 55 से 60%। दूसरे नंबर पर है वो है लाल रेतीली लगभग 30% के साथ। तीसरे नंबर पर है वो है लाल दोमट मिट्टी लगभग 15% के साथ। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में और मिट्टियों का विस्तार है, एक काली मिट्टी है, एक लेटेराइट मिट्टी है। तो सबसे अधिक विस्तार है लाल पीली मिट्टी का। ऑप्शन हम देखें, ऑप्शन ए लाल रेतीली ये दूसरे नंबर पर है तो कैंसल, लाल दोमट ये तीसरे नंबर पर है, लाल पीली मिट्टी ये इसका सबसे अधिक विस्तार हमारे प्रदेश में है। इसी को छत्तीसगढ़ में स्थानीय स्तर पर बोलते हैं आपका मटासी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं तो उत्तर है आपका ऑप्शन सी। प्रश्न है लेमरू का संबंध है, तो हम जानते हैं लेमरू जो है वो हाथी रिजर्व घोषित किया गया है जहां पर हाथियों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो हाथी रिजर्व से इसका संबंध है। 3 वन मंडल को लेकर इसका गठन किया जा रहा है सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए हाथी रिजर्व यही हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन बी बाघ रिजर्व नहीं, ऑप्शन सी भालू रिजर्व नहीं, ऑप्शन डी मगरमच्छ रिजर्व। प्रश्न है वर्षा 2019 के आंकड़ों के अनुसार किस जिला में न्यूनतम वर्षा दर्ज की गई? यहाँ पर मिनिमम रेनफॉल पूछा जा रहा है। जब हम देखते हैं वर्षा ऋतु वर्ष 2019 का आंकड़ा तो देखते हैं कि सबसे कम वर्षा जो है लगभग 800 मिलीमीटर से अधिक दर्ज किया गया है मुंगेली में। सबसे अधिक दर्ज किया गया है वो है बीजापुर जिला। तो मिनिमम पूछा जा रहा है इसलिए इसका उत्तर मुंगेली होगा। मुंगेली ऑप्शन ए में है, यही आपका उत्तर होगा। कबीरधाम ये इसके ठीक ऊपर है, मतलब वर्तमान जो 19 में जो आंकड़ा आया था 27 जिलों का उसमें 27वें नंबर पर मुंगेली है, 26वें नंबर पर कबीरधाम है। गरियाबंद नहीं और इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। उत्तर है आपका ऑप्शन ए। प्रश्न है राज्य स्थापना से
वर्ष 2019 की स्थिति में राज्य की ऊर्जा उत्पादन क्षमता में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। जब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक भूगोल और वहां पर पढ़ते हैं ऊर्जा संसाधन छत्तीसगढ़ में, तो पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के समय हमारी ऊर्जा उत्पादन क्षमता थी 1360 मेगावाट, जो कि वर्तमान में है 3224.7 मेगावाट, 3224.7 मेगावाट है। इस तरह हम परसेंट निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस लेके हम 1360 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो हमको मिलेगा लगभग 137%। तो उत्तर होगा इसका 137%। ऑप्शन ए देखिए 152% नहीं, ऑप्शन बी देखिए 136% नहीं, ऑप्शन सी में है आपका 137%। यही आपका उत्तर होगा। ऑप्शन डी में दिख रहा है 105, तो उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न पूछा गया है दिसंबर 2019 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है। जो आपका दिसंबर 2019 का आंकड़ा है भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय का, उस आधार पर छत्तीसगढ़ से 20 नेशनल हाईवे जो है होकर गुजरती, जिसकी लंबाई हम देखते हैं 3526 किलोमीटर, 3526 किलोमीटर 20 नेशनल हाईवे की हमारे छत्तीसगढ़ में लंबाई। देखिए अगर ऑप्शन, तो ऑप्शन ए 17 नहीं, ऑप्शन बी 12 नहीं, ऑप्शन सी में 20 है, यही उत्तर है आपका। ऑप्शन डी 21 नहीं होगा, उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी, जिसको हम बोलते हैं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, का संबंध जो है प्रदेश के किस खनिज से है। तो एनएमडीसी जो है हमारे यहाँ माइनिंग करती है, वो है लौह अयस्क खनिज का, तो इसका संबंध लौह अयस्क खनिज से है। ऑप्शन देखिए बॉक्साइट नहीं, ऑप्शन बी कोयला नहीं, ऑप्शन सी डोलोमाइट नहीं, ऑप्शन डी आपका उत्तर है लौह अयस्क। प्रश्न है कैसेटेराइट अयस्क का संबंध किस खनिज से है। तो हम देखते हैं छत्तीसगढ़ जो है एक खनिज का एकमात्र उत्पादक जिला है, वो है टीन, और टीन का ही ये अयस्क है, मतलब धातु टीन है जिससे ये प्राप्त होता है, जिस अयस्क से वो है कैसेटेराइट। कैसेटेराइट अयस्क से ही एक धातु मिलता है जिसको हम बोलते हैं टीन, टीन से इसका संबंध है। ऑप्शन देखते हैं यूरेनियम नहीं, ऑप्शन बी टीन यही आपका उत्तर है, ऑप्शन सी तांबा नहीं, ऑप्शन डी सीसा नहीं। प्रश्न है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का निर्माणाधीन इस्पात संयंत्र स्थित है। जो एनएमडीसी का हमारे यहाँ स्टील प्लांट बन रहा है वो कहाँ स्थित है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर है वो है बस्तर जिला का नगरनार। नगरनार में स्थित है आपका एनएमडीसी का निर्माणाधीन प्लांट, जो 2002 में इसकी आधारशिला रखी गई, जो अब तक बन रही अंडर कंस्ट्रक्शन है। उत्तर देखें बचेली नहीं, नगरनार जी हाँ उत्तर होगा आपका, बस्तानार नहीं, लोहांडीगुड़ा नहीं। प्रश्न है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के उद्योग क्षेत्र में शामिल नहीं है। उद्योग क्षेत्र जब हम पढ़ते हैं तो 4 चीजें उसमें शामिल किया गया है। नंबर 1 निर्माण कंस्ट्रक्शन, नंबर 2 विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 3 विद्युत गैस जल आपूर्ति, और नंबर 4 माइनिंग एंक्वायरिंग खनन एवं उत्खनन। इन चारों एक्टिविटीज को बोला जाता है इंडस्ट्री, उद्योग। तो देखते हैं उद्योग में नहीं है बोल रहा है, निर्माण है बोला मैं, तो ये उत्तर नहीं होगा। विनिर्माण भी है बोला मैं, ये भी उत्तर नहीं होगा। खनन उत्खनन भी है बोला मैं, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। मतलब तीनों तो है, तो ऑप्शन एक ही बचा, इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर। प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य के एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र में शामिल नहीं है। बात किया जा रहा है आईआईडीसी सेंटर की। भारत सरकार का जो एक्ट है, कानून है वर्ष 2006 का, वो है एमएसएमई एक्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एक्ट, जो है लघु सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो कानून बनाई है, उसी के तहत आईआईडीसी सेंटर का गठन किया जाता है। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर बोलते हैं इसको। और छत्तीसगढ़ में ऐसे कई जगहों पर लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सेंटर संचालित है। इसमें जो है आपका ये सेंटर धमतरी जिला के जीजाम गांव में भी स्थापित है, बस्तर के धूरा गांव में भी स्थापित है, कबीरधाम जिला के हरिन छपरा में भी स्थापित है। इन तीनों जगहों पर है। अंजनी में आईआईडीसी सेंटर नहीं है। अंजनी कहाँ आता है, तो 28वां जिला हमारा गौरेला पेंड्रा मरवाही, इसी अंजनी को बोलते हैं रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र। हमारा उत्तर नहीं है बोल रहा है, इसलिए हमारा उत्तर
यही होगा। अंजनी हमारा उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न है वर्ष 2018-19 में भारत के खनिज उत्पादन मूल्य में राज्य की हिस्सेदारी है। अगर हम 18-19 की बात करें तो छत्तीसगढ़ भारत देश के खनिज उत्पादन मूल्य में तीसरा स्थान रखता है और इसकी हिस्सेदारी है 15.1%। ये 18-19 का बात है। ठीक इससे पहले 17-18 में जो आपको दिया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में, 17-18 में इसकी हिस्सेदारी रही है 15.66%। यहां पर पूछ रहे हैं 18-19, तो उत्तर होगा आपका 15.1%। देखते हैं ऑप्शन 15.66 तो ये नहीं होगा, 9.3 ये नहीं होगा, 9.6 ये नहीं होगा। आपका उत्तर है ऑप्शन डी 15.1%। प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2019-20 में वानिकी का योगदान क्या अनुमानित है। वानिकी कहने का मतलब वन उद्योग। जब हम पढ़ते हैं आर्थिक सर्वेक्षण, कहने का मतलब छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, तो हम देखते हैं जीएसडीपी में कृषि का योगदान, कृषि एवं संबद्ध सेवा बोलते हैं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। इसमें 4 चीजें आती हैं। एक को बोलते हैं फसलें, क्रॉप्स है, दूसरा है वन उद्योग है, तीसरा है पशुपालन और चौथा है मछली पालन। अगर मैं जीएसडीपी में कृषि एवं एलाइड सेक्टर का योगदान की बात करूं तो वो है 1920 में 60.81, इतना योगदान है कृषि का। इसमें सबसे अधिक शेयर है फसलों का, फसल का सबसे अधिक योगदान है 10.19%। 10.19% के साथ फसल का कृषि एवं एलाइड सेक्टर में सबसे अधिक योगदान। ये कृषि का जीएसडीपी में योगदान 16.81, उसमें फसल 10% रखता है। 16.81 का 10.19% इसका है। उसके बाद है आपका वन उद्योग, वानिकी का शेयर है 2.91%, दूसरे नंबर पर है। ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पर है और पूछा जा रहा है वानिकी का। ठीक, तो आपका उत्तर होगा 2.91। योगदान की बात करें न कि वृद्धि दर, तो योगदान 2.91। यहां देख सकते हैं 1.63 नहीं, 2.91 ये आपका उत्तर होगा। सी 2.07 नहीं, डी 4.98 नहीं, तो उत्तर है आपका ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। चलिए सबसे पहला कथन देखते हैं, शिलोंग का पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी विस्तार है। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी विस्तार, तो शिलोंग का पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और उसका पूर्वी विस्तार है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखा जाए तो अरावली पर्वत भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्राचीनतम वलित और अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत की प्राचीनतम वलित और अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो आपका ये भी कथन सही है। अगर तीसरे कथन की बात करें तो विंध्याचल पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि विंध्याचल पर्वत वलित पर्वत नहीं बल्कि भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है, याद रखिएगा। तो यहां तक कि विंध्याचल के साथ साथ सतपुड़ा भी एक भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। तो ये आपका जो कथन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगर चौथे कथन की बात करें तो राजमहल उच्च भूमि जो है वो लावा निक्षेपों में संगठित है। तो याद रखिएगा, राजमहल उच्च भूमि जो है, यहां पर अगर आप कथन देखेंगे आंसर में तो राजमहल की पहाड़ियां छोटा नागपुर के पठार का पूर्वी विस्तार है। ठीक है, और इसका निर्माण, इस क्षेत्र का निर्माण जो है मुख्यतः बासाल्ट लावा से हुआ है। तो लावा निक्षेपों में संगठित है, तो यह कथन भी आपका क्या होगा, सही होगा। इसका मतलब गलत कहां पर है, विंध्याचल, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इसमें लिखा हुआ है कि तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन लिखा हुआ है, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है। तो भैया तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से, यहां पर देखिए सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से हुआ है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। तो भैया ये तो आपको गलत हो जाएगा, और लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। तो भैया ब्रह्मपुत्र नदी सिक्किम से होकर नहीं बहती, तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती जरूर है। ठीक है, तो ये पहला वाला जो कथन है वो गलत होगा।
चलिए अगला, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। बिल्कुल, रंगीत नदी तीस्ता की सहायक नदी है और इसका उद्गम सिक्किम से होता है। तो ये कथन जो है आपका सही होगा। तीसरे कथन में लिखा हुआ है तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो याद रखिएगा, तीस्ता नदी जो है वो सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश जाती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और वो दोनों संयुक्त रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो इसका मतलब ये तीसरा कथन जो है वो क्या है, आपका गलत है। तो कथन नंबर 2 ही आपका क्या है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी केवल 2 आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ है कि भारत में मानसूनी वर्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहला कथन है, यह मुख्यतः स्थलाकृतिक विशेषताओं द्वारा नियंत्रित होती है। भारत में जो स्थलाकृतियां हैं उनके द्वारा नियंत्रित होती है। तो बिल्कुल यहां पर देखेंगे, भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से भू आकृतिक यानी उच्चावच द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल जो है एवं पूर्वी भारत की पहाड़ियों में के विशेष स्थिति के कारण अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो पश्चिमी घाट है उसका जो पश्चिमी ढाल है वहां पर अरब सागर की मानसूनी हवाएं आकर टकराती है और यहाँ पर 200 से लेकर 300 सेंटीमीटर क्या करवाती है, बारिश करवाती है। वहीं अगर हम नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी में जो बे ऑफ बंगाल की मानसूनी हवाएं जाती है वो वहां पर इस मिश्मी हिल, पटकोई, बुम, अबोर, मीरी, डफला की पहाड़ियों से टकराकर क्या करती है, अधिक वर्षा करती है। ठीक है, तो स्थलाकृतिक विशेषताओं द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है। दूसरा कथन है, वर्षा के वितरण में क्षेत्रीय व मौसमी विभिन्नता है। यहां पर देखें कि लेकिन समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ वर्षा की मात्रा घटती जाती है। इस तरह भारत में वर्षा के वितरण में क्षेत्रीय व मौसमी विभिन्नता विद्यमान है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वर्षा की मात्रा क्या होती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। तो यहां पर मौसम में विभिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा कथन भी क्या होगा, सही होगा कि वर्षा के वितरण में क्षेत्रीय व मौसमी विभिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए तो भैया दूसरा कथन भी आपका सही है। अब बात करेगा तीसरे कथन की, तो भारी मूसलाधार वर्षा जिसके परिणाम स्वरूप प्रचुर अपवाह होता है। प्रचुर अपवाह मतलब अधिक मात्रा में नदियों में जल का स्तर बढ़ा रहता है। तो यहां पर भारी मूसलाधार वर्षा, अगर देखें तीसरा स्टेटमेंट अगर हम देखें कि मूसलाधार वर्षा से भारतीय नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है। ठीक, सामान्यतः प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का मुख्य स्रोत मानसूनी वर्षा है। ठीक, और इस मानसूनी वर्षा जो मुख्य स्रोत है मानसूनी वर्षा, तो अधिक मूसलाधार वर्षा होने की वजह से इस प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। ठीक है, चलिए तो भारी मूसलाधार वर्षा क्या लाती है, प्रचुर अपवाह लाती है। मतलब जल स्तर बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा पानी हो जाता है नदियों में, जिसकी वजह से क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा कथन भी सही है। अब अगर बात करें चौथे कथन की, तो वर्षा का आरंभ और अंत नियमित और समय पर होता है। तो भैया ये कहना गलत होगा। क्यों गलत होगा, कि वर्षा का आरंभ और अंत जो है वो अनियमित है, समय पर नहीं होता। कभी 1 जून को बारिश होती है, कभी पहले होती है, कभी बाद में होती है। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, या फिर ये कहना चाहिए कि जो हमारा मध्यवर्ती मैदान है, ठीक है, तिब्बत का पठार, ये कब गर्म हो रहा है, ठीक है, कब मानसून गर्त का निर्माण हो रहा है। तो ये सारी चीजें डिसाइड करेगी कि हमारे भारत में मानसून का आगमन कब हो रहा है। ठीक है, तो ये वर्षा का आरंभ और अंत नियमित और समय पर होता है। तो भैया ये कथन आपका क्या होगा, गलत होगा। ठीक, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सही कौन कौन सा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। यहां पर देखिए 49 में देखिएगा कि भारत की लेटराइट मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जहां सबसे पहला कथन है कि वे साधारणतः लाल रंग की होती है, बिल्कुल सही। देखते हैं, लेटराइट मृदा जो है वो उच्च तापमान व भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है, और उच्च तापमान और भारी वर्षा जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की विशेषता है। ठीक,
अर्थात ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तीव्र निछालन के परिणाम स्वरूप क्या होती है, निर्मित होती है। अब तीव्र निछालन का मतलब समझिएगा कि अत्यधिक वर्षा होने की वजह से मृदा में उपस्थित खनिज पदार्थ जो हैं वो जल के साथ घुलकर रिसकर निचले स्तर पर चले जाते हैं, जिससे ऊपरी परत में मृदा अनुपजाऊ हो जाती है और ऐसी मृदाएं क्या कहलाती है, लेटराइट मृदा कहलाती है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ बागानी फसलें ही क्या की जाती है, उत्पादित की जाती है। ठीक है, चलिए, तो अधिक वर्षा होने से चूना और सिलिका का क्या हुआ है, निछालन हो जाता है, लेकिन लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के ऑक्साइड मृदा में शेष रह जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं ऑक्साइड की वजह से इसका रंग क्या होता है, लाल रंग का होता है। ठीक, इसी लेटराइट मृदा को मुरुम मृदा भी कहते हैं, जो आप जनरली जानते होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा कथन ये कहता है कि वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है। तो यहां पर याद रखिएगा कि लेटराइट मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, कैल्शियम, इन सब की क्या होती है, कमी होती है, लेकिन लोहे के ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम के ऑक्साइड की अधिकता होती है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होते हैं, तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला, उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास है। तो ये याद रखिएगा कि लेटराइट मृदा जो है वो पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती है। ये लेटराइट मृदा पर्वतीय प्रदेश, उन पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती है जहां पे वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होने की वजह से मृदा की ऊपरी परत जो है वो निछालित हो जाती है और वो अनुपजाऊ हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लेटराइट मृदा पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश जो है वो एक मैदानी प्रदेश होने की वजह से यहां पर लेटराइट मृदा होने की संभावना भी नहीं है। चलिए, चौथे कथन की बात करें तो इस मृदा में काजू और मसाले की अच्छी उपज होती है। ठीक है, तो बिल्कुल ये बागानी फसलें हैं और लेटराइट मृदा जो है वो बागानी फसलों के लिए ही जानी जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू और मसाले आदि की खेती के लिए ये मृदाएं उपयुक्त हैं। तो चौथे नंबर का कथन सही है, मतलब पहला और चौथा सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इस क्वेश्चन में 50 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक में वन क्षेत्र का उच्चतम अनुपात है। यहाँ पर बात अगर अनुपात की है तो इसे देखा जाएगा किस आधार पे, प्रतिशत के आधार पे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है मेघालय और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है मिजोरम। तो यहां पर देखिए कि उपयुक्त भारतीय राज्यों में से मिजोरम में वन क्षेत्र का उच्चतम अनुपात है। यहां ये कुल क्षेत्रफल का 85.41% है। यहां पर अगर देखें कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% जो है वो वनों एवं वृक्षों से क्या है, आच्छादित है। क्षेत्रफल की किलोमीटर की बात करें तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर में ये क्या है, फैला हुआ है। वहीं वर्तमान समय में भारत के कुल क्षेत्रफल का 21.67% जो है वो वनों से आच्छादित है। ठीक है, इससे पहले वनों और वृक्षों से आच्छादित कितना प्रतिशत, 24.56%, और सिर्फ वनों से आच्छादित होने की बात करें तो 21.67%, जो वर्ग किलोमीटर में कितना है, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अब कुल भूभाग की तुलना में प्रतिशत के हिसाब से आधार पर देखा जाए तो लक्षद्वीप का सर्वाधिक प्रतिशत है वन क्षेत्रफल में 90.33%। ठीक है, और दूसरे नंबर पे 85.41% के साथ मिजोरम और 81.74% के साथ अंडमान निकोबार। चूंकि लक्षद्वीप ऑप्शन में नहीं दिया हुआ इसलिए मिजोरम आपका क्या होगा, सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि गन्ना भारत की मुख्य नकदी फसलों में से एक है। निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करने के लिए इसे उगाया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है स्टार्च, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज, तीसरा ऑप्शन है फ्रुक्टोज और चौथा ऑप्शन है सुक्रोज। यहां पर देखें कि गन्ना एक उष्णकटिबंधीय नकदी फसल है जहां गन्ने की फसल से सुक्रोज प्राप्त होता है। सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ सुक्रोज जो है वो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। इसमें लिखा हुआ है कि मैग्नेटाइट लौह अयस्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहला कथन है इसे काले अयस्क के रूप में जाना जाता है।
ठीक, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए लोहे की बात करें तो लोहा जो है एक धात्विक खनिज है जो पृथ्वी के आंतरिक परतों में अयस्क के रूप में पाया जाता है। लोहे के 4 अयस्क हैं, सबसे पहला मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। यहाँ पर बात हो रही है किसकी? मैग्नेटाइट प्रकार के लौह अयस्क की। तो यहाँ पर देखिए भारत में पाए जाने वाले प्रमुख लौह अयस्क की बात करें तो सबसे हाई क्वालिटी के 2 लौह अयस्क मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। उसके बाद लिमोनाइट, सिडेराइट की बात करें तो वो लो क्वालिटी के लौह अयस्क है जिसमें लोहे की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। तो यहाँ पर मैग्नेटाइट, हेमेटाइट की बात करें तो मैग्नेटाइट में का रंग जो है देखिए कि इसमें 60 से 70% लोहा पाया जाता है, इसका रंग काला होता है और ये चुंबकीय गुण को दर्शाता है। तो यहां देखिए इसे काले अयस्क के रूप में जाना जाता है, तो ये कथन सही है आपका। दूसरे कथन में लिखा हुआ है इसमें 60 से 70% तक शुद्ध लोहा पाया जाता है, ये भी कथन आपका सही है। और तीसरे कथन की बात करें कि इसमें चुंबकीय गुण होता है, तो ये भी कथन आपका क्या है? सही है। यानी कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में पेट्रोलियम कोक, जिसे पेट कोक भी कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है यह कोयले की तुलना में अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करती है। तो यहां पर देखिए कि पेट कोक जो है वो एक काला तथा ठोस कार्बन पदार्थ है जो तेल रिफाइनरी का एक उप उत्पाद है। ठीक, चलिए, तो यह कोयले की तुलना में 11% अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करती है, यानी कि पहला कथन आपका क्या है? सही है। वहीं अगर दूसरे कथन की बात करें तो पेट कोक से कोयले की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो यहां पर कथन देखते हैं कि ईंधन के तौर पर कोयले की तुलना में पेट कोक का अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि इससे परंपरागत कोयले की तुलना में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन यह बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन करता है जो कि फेफड़ों की बीमारी एवं अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। तो यहां पर कि पेट कोक से कोयले की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो ये कथन भी आपका सही है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है उड़ान IAS एकेडमी के इस टेस्ट सीरीज एक्सप्लेनेशन में। आज हम लोग टेस्ट नंबर 31 में पूछे गए साइंस के क्वेश्चंस को डील करेंगे और उसका आंसर देखेंगे। आइए देखते हैं, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, फिजिक्स का है यह प्रश्न, और इसमें पूछा गया है कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने वास्तविक आकार से क्या होता है? बड़ा दिखाई देता है। ऐसा किस कारण से होता है? तो ये लाइट या प्रकाश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएससी में, और क्या है, लगातार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रकाश का ध्रुवण पोलराइजेशन कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन, प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग, परावर्तन रिफ्लेक्शन। देखिएगा इसका आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन की घटना तब घटती है जब कोई भी प्रकाश की किरण क्या होती है? रेयर मतलब क्या हो गया? विरल, और विरल से कहां पे क्या होती है? सघन, या जिसको हम लोग बोलेंगे डेंस। ठीक है, या सघन माध्यम में। तो विरल से सघन माध्यम में होता क्या है? जब क्या है, इस क्वेश्चन के अनुसार क्या हो गया, कोई नींबू का टुकड़ा क्या है, या नींबू क्या है, पानी में डूबा हुआ है। क्लियर? तो पानी में क्या होते हैं? अणु वायु की तुलना में अपेक्षाकृत पास होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वायु में ऊपर जो है ये क्या हो जाएगा, वायुमंडल में जो वायु के कण है वो दूर दूर है, तो ये हो जाएगा विरल माध्यम, ये हो जाएगा पानी जो सघन माध्यम। इस दौरान क्या होगा, जब लाइट क्या होता है, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, तो यदि वो अपने मार्ग को बदलती है, माध्यम एक हो, जैसे क्या है, वायु से लगातार वायु में जा रही हो या जल से लगातार जल में जा रही हो, तब माध्यम एक है। जल से वायु या वायु से जल में जाएगी तो क्या हो जाएगा, माध्यम चेंज हो जाएगा। और जब माध्यम चेंज होगा, जब विरल से सघन में जाएगी, तो वो क्या होती है, अपने अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। क्लियर? तो यहां पे क्या होगा, जो लाइट क्या होगा, यहां पे बेंट हो जाएगा
और ये इधर की ओर झुक जाएगा। अब जो देखने वाला व्यक्ति है यहां से यदि क्या नींबू को देखेगा तो अब देखिएगा पुनः मार्ग परिवर्तित होगा, क्योंकि अब सघन से विरल में जा रहा है, तो सघन से विरल में जा रहा है तो वो क्या होगा, सीधे ना जाके क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है और अभिलंब से दूर हो जाता है। तो इस प्रकार यदि हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिफ्लेक्टेड या परावर्तित किरण है इसको यदि हम लोग पीछे की ओर ले जाएंगे और जो एक्चुअल लाइन जो रहनी थी है ना उसको ले जाएंगे तो यही कहीं आसपास क्या है मिलेगा। तो जो नींबू वास्तव में जो डूबा हुआ है वो क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर और बड़ा दिखाई देगा। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन को रिफ्रैक्शन बोला जाता है। क्लियर। तो ये क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इससे कुछ इस प्रकार के प्रश्न क्या है पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है। देखिएगा ह्यूमन आई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ह्यूमन आई का जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या इसकी लंबवत काट देखेंगे यदि हम लोग तो इस प्रकार से क्या होता है दिखाई देगा। और यहां पे क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट या बाहरी परत रहती है स्क्लेरा। स्क्लेरा ही कंटिन्यू करके क्या होती है, एक पतली झिल्ली का निर्माण करती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। और कॉर्निया भी क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर से ढका रहता है जिसको कंजक्टिवा कहा जाता है। तो प्रकाश क्या होता है, कॉर्निया से क्या होता है प्रवेश करके रेटिना में जाती है, जहां पे कोई भी क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट रहता है उसका इमेज या प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्निया। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कॉर्निया से रिलेटेड, आपने सुना होगा कि किस फलाना व्यक्ति ने अपने आंखों का दान किया, तो आई डोनेशन या नेत्र दान में कॉर्निया का ही दान किया जाता है, पूरा आई को निकाला नहीं जाता है, ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है फैक्ट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कोई भी जो क्या रहता है, क्या कहना चाहिए, कोई भी एटम है या परमाणु रहते हैं उसके तीन मूलभूत तत्व रहते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टाइन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। और ऐसे भी प्रश्न क्या है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और एकदम फैक्ट है, सीधे आपको याद करना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का जो समस्थानिक है, आइसोटोप है। क्लियर। कैंसर आइसोटोप वाला भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो आइसोटोप को जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। प्रश्न है, देखिएगा नहीं किया जाता पूछा है, तो कौन सा नहीं किया जाता। क्लियर। देखिएगा इसमें से क्या होता है, आयोडीन। आयोडीन को आई से दर्शाते हैं, आयोडीन 131, ये क्या होता है, थायराइड जो ग्लैंड है उसके कैंसर के उपचार में उपयोग होता है। क्लियर। सोडियम को Na से दर्शाते हैं, सोडियम 24 का प्रयोग भी क्या होता है, लीवर किडनी के ट्यूमर डिटेक्शन में किया जाता है। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट को CO से दर्शाते हैं 60, इसके भी रेडिएशन का क्या है, जो उपयोग है वो कैंसर के निदान में किया जाता है। यूरेनियम तो रेडियो एक्टिव एक एलिमेंट है जो खुद क्या है कैंसर का कारण बनता है। तो ऊपर के तीन तो नहीं होंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये भी बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले प्लस की ओर चलें। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता में कमी होने का कारण नहीं है। बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ये इन्वायरमेंट का ईवीएस का क्वेश्चन है और बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन हमेशा पीएससी पूछता रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता में कमी होने का कारण नहीं है, नहीं है पूछा गया है। देखते हैं, वन क्षेत्रों में अतिक्रमण होगा तो जैव विविधता नष्ट होगी ही होगी। क्लियर। पवित्र उपवनों का रख रखाव, सेक्रेड जो क्या है, जो ग्रुप्स है या क्या है उपवन है, उनका रख रखाव मेंटेनेंस, ठीक है। अगले और ऑप्शन को भी देख ले, वन उपज का दोहन, वनोपज के जितना दोहन होगा उतना बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, खत्म होगा। बड़े पैमाने पर वन कटाई, इसके कारण तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी तो खराब होगी ही होगी। तो क्या आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा। यदि हम लोग रख रखाव करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी नष्ट थोड़ी ना होगा, वो तो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही सरल सा प्रश्न था, कई बार ऐसे भी सरल से प्रश्न आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूजल के में कमी का कारण नहीं है पूछा गया, इसको हड़बड़ा के है नहीं पढ़ लेना है, यह ऐसा विद्यार्थी बहुत बार गलती करते हैं। देखिएगा बड़े पैमाने पर कंक्रीटीकरण और भवनों का निर्माण, इसके कारण भूजल की कमी होगी, क्योंकि सीमेंट
और क्या है, जब उसको प्रिपेयर किया जाता है बिल्डिंग बनाने के समय तो बहुत ज्यादा पानी सोखता है। तो इसकी ये तो कारण होगा ही होगा, है ना, किसका, जो अंडरग्राउंड वाटर जो है उसमें कमी का। भूजल का अत्यधिक वो भी होगा। वनों की हानि, वनों की जो जड़ें रहती हैं वो क्या है, मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, और मिट्टी को होल्ड करने के कारण उसमें मॉइस्चर या नमी रहती है, तो ये भी कारण हो जाएगा, है ना, ये भी कारण होगा किसका, भूजल में कमी का। तो कौन सा कारण नहीं है, वन रोपण करेंगे, फॉरेस्टेशन होगा जितना ज्यादा तो क्या होगा, वो मिट्टी को होल्ड करके रहेगा, मॉइस्चर या पानी उसमें क्या रहेगा, कंटेन रहेगा। तो ये आंसर डी आ जाएगा। बड़ा ही सरल प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के विकिरण की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है? बिल्कुल ही क्या है, बेसिक क्वेश्चन है। तो एक्स रेस क्या है, जो है उसका क्या होता है, वेवलेंथ क्या है, तरंग दैर्घ्य को वेवलेंथ कहा जाता है, और एक्स रेस का जो होता है वेवलेंथ वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक्स रेस का क्या होगा, वेवलेंथ सबसे कम रहता है। दृश्य प्रकाश में पूरा 7 कलर आ जाते हैं। 7 कलर में क्या हो गया, लाल से लेके क्या है, बैगनी। ठीक है, तो बैगनी, इसको भी इंपॉर्टेंट है, विजिबल रेंज। तो विजिबल रेंज में क्या होता है, जो रेड रहता है उसका वेवलेंथ सबसे हाई रहता है, और जो परा बैगनी, जो क्षमा कीजिएगा, जो बैगनी रहता है उसका वेवलेंथ क्या रहता है, सबसे कम रहता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न आता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कौन सा प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण है? मतलब क्या है, कोई भी सर्किट है जहां पे क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है ना, तो इसमें हम लोग को पता करना है, चेक करना है, क्या चेक करना है कि करंट है कि नहीं। तो गैल्वेनोमीटर से इसको क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। विवर्तन मापी का कोई लेना देना नहीं है। श्यानता मापी, मतलब श्यानता मतलब होता है विस्कोसिटी, ये तो लिक्विड का एक प्रॉपर्टी है, द्रवों का गुण है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। अपवर्तनांक, ये तो क्या होता है, लाइट से रिलेटेड है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। ये इजी है, सारे ऑप्शन आप आसानी से गैल्वेनोमीटर में क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का सबसे बड़ा कंपोजिशन या घटक है? क्लियर, तो बायोगैस में क्या रहता है, मीथेन गैस रहती है। ये बहुत ही, मीथेन या मीथेन गैस रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल सा बेसिक सा प्रश्न है, कंफ्यूज नहीं होना है। हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन जो रहता है उसका जो ऑर्डर है या उसकी जो सुगंध या दुर्गंध बोल लीजिए, वो दोनों लगभग मिलती जुलती रहती है, क्योंकि दोनों क्या होता है, सड़ने से, कोई चीज जब सड़ती है तब पैदा होती है ये गैस। क्लियर, तो अगर हम लोग ऑर्डर की बात करेंगे तो दोनों गैस को पहचानना मुश्किल है ना, वो हो सकता है बायोगैस में, लेकिन बायोगैस क्या होता है, बनता केमिकली किससे है, मीथेन से। कोई भी चीज जब सड़ती गलती है तो उसमें क्या होता है, मीथेन गैस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है या बनता है, जो कि बायोगैस का मुख्य घटक होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल कलर का दिखाई देता है। प्रकाशिकी में यह घटना जो सूर्य के इस तरह से दिखाई देने के लिए जिम्मेदार है वो क्या कहलाती है? देखिएगा, आप सुबह जब उठेंगे अर्ली मॉर्निंग में 5-6 बजे और शाम को देखेंगे ढलता हुआ सूर्य, तो आपको देखिएगा आसपास का जो ऑरा रहता है और सूर्य जो रहता है वो लाल कलर का दिखाएगा, ऑरेंज या सिंदूरी कलर का दिखाई देता है। वो क्यों होता है देखिएगा, होता क्या है, देखिएगा जैसे कोई भी व्यक्ति क्या है, वो सूर्य को देख रहा है। ठीक है, ये सुबह का 5 AM हो गया, शाम को क्या हो गया 5 PM, इवनिंग का टाइम हो गया, और ये क्या हो गया 12 बजे का टाइम, बिल्कुल दोपहर का। इस समय देखिएगा यहाँ पे सूर्य है, धीरे धीरे सूर्य क्या है, इस प्रकार पृथ्वी क्या है, गति के कारण क्या हो गया, अब सूर्य इधर आ गया, है ना। तो क्या होगा देखिएगा, जब आप क्या है इस समय देखेंगे सुबह के समय, तो रेड या ऑरेंज या सिंदूरी दिखाई देगा, शाम को दिखाई देगा। होता क्या देखिएगा, ये प्रकाश के स्कैटरिंग या प्रकीर्णन के कारण होती है ये घटना। ठीक है, प्रकीर्णन को स्कैटरिंग बोला जाता है। स्कैटरिंग मतलब होता है प्रकाश का फैलना या फैलाव। तो प्रकाश का फैलाव कैसे होता है देखिएगा, और कब ज्यादा होता है और कब कम होगा। इस समय आप देखोगे तो दोनों समय क्या है, ये व्यक्ति क्या है सूर्य से दूर में है, और 12 बजे क्या होगा, बिल्कुल सिर के ऊपर है, तो ये पास में है। क्लियर, तो होता क्या है, जब सूर्य का प्रकाश इस समय इस व्यक्ति के आंखों में प्रवेश करेगा तभी ये देख पाएगा इसको। तो ये सूर्य का जो प्रकाश है ज्यादा मार्ग तय करता है, तो ज्यादा मार्ग तय करेगा तो उसको ज्यादा व्यवधान या ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे। वो ऑब्स्टेकल्स क्या होंगे सूर्य के प्रकाश के लिए, वायु के कण, धूल के कण इत्यादि। तो उनसे वो टकरा के क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट या परावर्तित हो जाता है। रिफ्रैक्शन भी होता है, मीडियम चेंज होने के कारण अपवर्तन भी होता है, और प्रकाश लगातार मार्ग बदलता है। तो जो प्रकाश जब टकरा के अपना मार्ग बदल लेता है उसको प्रकीर्णन बोलते हैं। और प्रकीर्णन के समय होता क्या है,
जो लाल कलर है उसका प्रकीर्णन, रेड कलर का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, क्योंकि इसकी क्या रहती है, तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा रहती है। जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा रहती है उसका क्या होता है, वेवलेंथ कम होता है। दोपहर के समय में क्या होगा, दोपहर के समय क्या है, प्रकाश बिल्कुल क्या है, वर्टिकल है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कम दूरी तय करेगा, कम दूरी होगा तो क्या, कम दूरी तय करेगा तो प्रकीर्णन कम होगा, और प्रकीर्णन कम होगा तो क्या होगा, प्रकाश फैलेगा भी कम। तो इस समय लाल कलर क्या है, नहीं दिखाई देता। तो प्रकीर्णन कम होने के कारण क्या होगा, लाल कलर क्या होता है, दिखाई देता है। और बाकी सभी जो प्रकाश में जो रंग हैं समाहित सातों कलर में से लाल को छोड़ के, वो क्या होते हैं, प्रकीर्णित होते हैं। लाल का प्रकीर्णन कम होता है, इसी कारण ये कलर बनता है। तो ये किसके कारण है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उपास्थि कार्टिलेज निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। बोन और कार्टिलेज क्या होता है, ठीक है, बोन को हड्डी बोलते हैं और कार्टिलेज को क्या बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। तो हमारे शरीर में दोनों संरचनाएं रहती हैं, जैसे बोन और दोनों के का जो क्या कहना चाहिए, केमिकल जो स्ट्रक्चर है, मतलब हड्डियों का जो निर्माण होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस से भी होता है, वो कार्टिलेज का भी होगा। डिफरेंस क्या होगा देखिएगा, तो बोन क्या होता है, हार्ड होता है, कड़ा रहता है, और ये क्या रहता है, सॉफ्ट रहता है, ठीक, क्लियर। कार्टिलेज कहां पे पाया जाता है, कार्टिलेज हमारा ईयर का पिन्ना, ये जो पार्ट है इसको ईयर का पिन्ना बोलते हैं, नाक, ठीक है, ये वाला पार्ट। और ये और क्या है, हमारे गले में स्वर यंत्र लैरिंक्स होता है, या ट्रैकिया श्वास नली, वो भी कार्टिलेज है। इस प्रकार क्या है, बहुत सारे क्या है, हमारे जो हमारे शरीर के भाग हैं वो कार्टिलेज से बने रहते हैं। और क्या है, बाकी बोन तो पता ही है, जैसे हमारे हाथ पैर सिर, ये सब जगह में क्या है, हड्डियां होती हैं। तो इन ऑप्शन में से कान में कार्टिलेज होता है, नाक में होता है, लैरिंक्स जैसे मैंने बताया गले में श्वास नली वहां पे होता है, मूत्राशय में नहीं होता है। तो आंसर आ जाएगा ए। तो कार्टिलेज क्या होता है, मूत्राशय में नहीं पाया जाएगा। केमिस्ट्री का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सिरका विनेगर का अन्य नाम क्या है, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है ये। सिरका क्या होता है, बेसिकली एसिटिक एसिड होता है, और इसी को इथेनोइक एसिड भी बोला जाता है। तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये भी क्या था, टार्ट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड आंसर नहीं होगा, इथेनोइक एसिड इसका आंसर होगा। तो सिरका को यूजुअली क्या होता है, चाइनीज आइटम जो घर में बनते हैं या रेस्टोरेंट में हम लोग खाते हैं उसमें यूज किया जाता है टेस्ट इनहेंस करने के लिए। अब इस टेस्ट में जो आपका 31 नंबर है, इसमें हम देखने वाले हिस्ट्री के प्रश्नों का एनालिसिस। इसमें प्रश्नों की संख्या जो होगी 10 होगी, जहां पर प्रश्न जो होंगे क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 75 तक आपको दिए हुए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम के गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी जाती थी? आपके ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान जब वंदे मातरम का गायन किया जाता था तो इसे ही राजद्रोह की संज्ञा दी जाती थी। तो इसका ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लिखा हुआ है कथन पहला, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ निकट आना और निकट बैठना है। बिल्कुल, जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ें तो वहां पर उपनिषद का अर्थ लिखा है समीप बैठना। और दूसरा कथन जो लिखा हुआ है कि इस ग्रंथ में शिक्षकों और छात्रों के बीच बातचीत का समावेश है। बिल्कुल, उपनिषद में गुरु और शिष्य के बीच वार्तालाप का उल्लेख किया गया है, अर्थात यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य है। तो आप वो ऑप्शन देखिएगा जहां पर दोनों दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा बी में दिया गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, मतलब किस स्थान पर दी गई थी? तो याद रखिएगा, जब गौतम बुद्ध अपने गृह जाते हैं, गृह क्षेत्र जाते हैं, तो वहां महाप्रजापति गौतमी जो उनकी माता होती है वो भिक्षु बनना चाहती हैं, लेकिन गौतम बुद्ध मना कर देते हैं और वापस आ जाते हैं और वैशाली पहुंच जाते हैं। ठीक इनके पीछे पीछे महाप्रजापति गौतमी कुछ महिलाओं के साथ भिक्षुओं जैसे वस्त्र धारण कर, सर मुंडवाकर वैशाली तक पहुंच जाती है। और इनकी इस स्थिति को देखकर इनके प्रिय शिष्य आनंद से रहा नहीं जाता और वो विनती करते हैं गौतम बुद्ध से कि इन्हें भी शामिल कर लिया जाए संघ में। तो वैशाली ही वह स्थान है जहां पर इन्हें अर्थात महिलाओं को प्रवेश दिया जाता है बौद्ध संघ में। तो आपका उत्तर है यहाँ पर बी। अगला प्रश्न है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 69। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किनकी सभा में थे? तो आपको याद रखना है, जैन विद्वान जो हेमचंद्र है बहुत ही बड़े विद्वान थे। इनकी रचना भी है परिशिष्ट पर्व, आपको याद रखना है। जब राजपूत काल हम पढ़ते हैं तो गुजरात के चालुक्य के नाम से जाने जाते हैं सोलंकी वंश। इसी वंश में ये विद्वान
उपस्थित थे। तो यहाँ पर दो शासकों का नाम आपको याद रखना है, एक है जय सिंह सिद्धराज और दूसरा कुमारपाल। अब देखिएगा दोनों में से कौन सा नाम आपके सामने दिया हुआ है, तो जय सिंह आपका उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 70। पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं, उनका मूल नाम क्या है? मतलब हमको बताना है कि चौहान वंश के वह शासक कौन है जिन्हें हम राय पिथौरा के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा उनका मूल नाम हमें बताना है। आपके ऑप्शन है पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय और इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है जो भी हम कहानी सुनते हैं पृथ्वीराज चौहान से संबंधित, वो कहानी है किनकी, तो पृथ्वीराज तृतीय की। इन्होंने ही तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, परंतु दूसरे युद्ध में पराजित हो गए थे। अगला प्रश्न हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 71। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था? तो याद रखना है इसमें एकमात्र मुस्लिम नेता जो उस समय के बहुत बड़े नेता माने जाते थे वो है मोहम्मद अली जिन्ना। ये एनी बेसेंट की होम रूल लीग शाखा के क्या थे, सदस्य थे। तो अगला प्रश्न हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 72। नेहरू रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो इसने औपनिवेशिक दर्जे का समर्थन किया था, बिल्कुल ये सत्य है। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है, दूसरा कंडीशन लिखा हुआ है, इसने संघीय प्रणाली का समर्थन किया, ये भी सत्य है। इसने सांप्रदायिक मतदाताओं की प्रणाली को खारिज करने की बात की थी, बिल्कुल ये भी सत्य है। तो तीन तो यहाँ पर सत्य है। यह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के खिलाफ था। देखिएगा यहाँ पर स्वयं चाहते थे मोतीलाल नेहरू जी की यहाँ पर क्या हो, केंद्र में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा चौथा गलत हो जाएगा, 1 2 3 सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो अगला प्रश्न हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 73 लिखा हुआ है, निम्न में से किस दार्शनिक मत के अनुसार जीव अर्थात आत्मा व ब्रह्मा एक ही है और भिन्न भिन्न भी? तो देखिएगा यह दार्शनिक सिद्धांत निम्बकाचार्य जी द्वारा दिया गया और उनका दार्शनिक सिद्धांत कहलाता है द्वैताद्वैतवाद। अब देखिएगा अद्वैत का मतलब क्या होता है, कोई एक, दो नहीं है, सिर्फ एक है। अद्वैत और फिर उसके बाद हो गया द्वैताद्वैतवाद, मतलब यहाँ पर दो शब्द मिलकर बन रहे हैं, एक है द्वैत और अद्वैत। तो यही है जिसका अर्थ है कि ब्रह्मा और जीव एक हैं और भिन्न भिन्न भी। तो यहाँ पर क्या है, कोई एक है और यहाँ पर दो हैं। तो इसका याद रखिएगा, उत्तर होगा बी। द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत के अनुसार ये माना गया कि जीव और ब्रह्मा एक हैं और भिन्न भिन्न भी। अगला प्रश्न हमारे सामने है 74 लिखा हुआ है, किस दार्शनिक चिंतक ने अतिमानस सिद्धांत दिया था? तो याद रखिएगा अतिमानस सिद्धांत जो है श्री अरविंद जी ने दिया है और यह उग्रवादी क्रांतिकारी से या कहें उग्रवादी विचारधारा के कांग्रेस के सदस्य रहे हैं, जिसमें लाल बाल पाल और घोष, तो यही है अरविंदो घोष। आगे चलकर ये जब संन्यास को धारण करते हैं तब इनके द्वारा यह सिद्धांत दिया जाता है। तो याद रखना है श्री अरविंद जी के द्वारा अतिमानस सिद्धांत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 लिखा हुआ है, निम्न में से कौन भारत में सबसे पुरानी गुफा है जिसे भारतीय शासकों द्वारा बनवाया गया है? अब देखिएगा सबसे पुरानी अगर गुफा की बात करें तो ये है बराबर की पहाड़ी। अब याद होगा अशोक ने बराबर की पहाड़ियों को खुदवा कर यहाँ पर क्या 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिसके नाम है कर्ण, चोपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी, और इन्हीं गुफाओं को आजीविक संप्रदाय के लोगों को दे दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे जो पुरानी गुफा है वो बराबर की, क्योंकि देखिएगा बात की जो है ये गुप्तकालीन है, ये राष्ट्रकूट कालीन है और आगे भी सातवाहन कालीन बाग गुफाएं। तो ये देखिएगा बाकी सब जो है बाद में बनती है। तो सबसे प्राचीन गुफा जो है वो बराबर की गुफाएं हैं। तो टेस्ट नंबर 31 में जो हिस्ट्री के प्रश्न दिए हुए थे वो हमने डील कर लिए हैं। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों, उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यहाँ पर जो इस सप्ताह इकोनॉमिक्स का प्रश्न आया हुआ है हमारे टेस्ट सीरीज में, उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आए थे और इसका क्या क्या आंसर लिया गया है, और साथ में इसमें कुछ आपको जो फैक्चुअल डेटा जो कि आवश्यक होगा, इससे संबंधित जो भी निष्कर्ष और निकलेगा इस पर हम चर्चा कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सीधे आते हैं हम यहाँ पर। जो प्रश्न है आपका वो है वित्तीय वर्ष 2020-21। यहाँ पर इसको देखना है आपको। जो फाइनेंशियल ईयर है आपका 2021 के प्रथम तिमाही, फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्रथम तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी वृद्धि दर क्या है? ठीक है, अभी हाल में ये डेटा जो है सनसनीखेज खबरों के साथ बड़े बड़े अखबारों में छाया हुआ था। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है भारत की अर्थव्यवस्था जो है -23.9% इस तिमाही में रही है। और बड़े बड़े अर्थशास्त्री ये अनुमान लगा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था भले हमारी नकारात्मक वे में गई हो, लेकिन कंपनियों का जो शुद्ध लाभ है वो बढ़ा है, और साथ में जो है एम्प्लॉयमेंट की दर भी घटी है।
तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसके लिए अलग अलग निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं और यही जो है हमारे अर्थव्यवस्था के आधार को जो है बिखराव उत्पन्न करता है कि हम जो है उल्टे गति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बात को यहां पर समझना है कि प्रॉफिट ऑफ कंपनीज जो है वो बेनिफिट में है, टोटल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है आपका वो माइनस में है, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी वो भी माइनस में है। तो प्रॉफिट कैसे बढ़ गया, क्या कालाबाजारी हो गई या वस्तुओं को पहले से रखा गया था बाद में ज्यादा दामों पर बेच दिया, ये बात है। दूसरा, क्या सरकार ने जो रियायत दी जैसे कि ईएमआई ना पटाना, तो उससे क्या कंपनियों के पास कुछ ज्यादा पैसा आ गया या कुछ और, इन बातों को हमको यहां पर समझना चाहिए। ठीक है, तो ये बात तो हम बाद में समझेंगे, कुछ और अभी अपन सेकेंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर भी देख लेंगे तो समझ में और आएगा। लेकिन यहां पर आपको इस फैक्ट को याद रखना है कि 23.9% माइनस में यहां पर हमको ग्रोथ रेट मिला हुआ है। और सरकार ने जो कोविड के दौरान जो एक विशेष पैकेज पॉवर्टी लाइन को दूर करने के लिए या हम कहें कोविड से निपटने के लिए जो विशेष पैकेज दिया था, उस पैकेज को भी आपको डेटा के साथ याद कर लेना चाहिए। चलिए और आगे देखते हैं। सेकंड सवाल है आपका सवाल नंबर 77, सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पर, जीएसडीपी की बात कर रहे हैं हम यहां पर, क्या है प्रचलित भाव पर। प्रचलित भाव मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर का छत्तीसगढ़ राज्य की पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो याद रखिएगा, एक होता है आपका स्थिर मूल्य और एक होता है आपका प्रचलित मूल्य। ठीक है, स्थिर मूल्य वाला डेटा हमेशा कम मिलेगा आपको और प्रचलित मूल्य वाला डेटा हमेशा आपको ज्यादा मिलेगा। तो जो वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो जीएसडीपी में जो पर कैपिटा इनकम बताया गया है, प्रचलित मूल्य की अगर हम बात करते हैं तो वह है आपका 1,12,318 1,12,318 रुपए क्या है आपका प्रचलित भाव पर है। ये 112,318 ऐसा भी आप याद कर सकते हैं। यह देखिए 1,1,2 हो गया, फिर 3,1,8 हो गया, मतलब यहां पर डबल हो जा रहा है। इसको भी आप ऐसा करके याद कर सकते हैं। तो या तो इस सवाल को पूछेगा या हो सकता है आपको पूछ ले कि स्थिर भाव पर क्या है, तो स्थिर भाव में कम हो जाएगा। तो स्थिर भाव अगर पूछता तो यह हो जाता आपका 98,281 रुपए। ठीक है, तो वर्तमान में जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है वो प्रचलित भाव का है, इसलिए यहां पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में क्या शामिल होता है। जब भी आपको गरीबी को देखना है, वो भी किस वे में, बहुआयामी मतलब आपको कई डायमेंशन में अगर आपको देखना है पॉवर्टी को, तो सबसे पहले तो देखिए आप गरीबी के दुष्चक्र में फंसा हुआ व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा खराब रह जाएगा, क्योंकि एक तो पोषण भी नहीं मिलेगा, मानसिक रूप से भी बेचारा वो क्या रहेगा परेशान रहेगा, और ऐसे में उसके जीवन की दिनचर्या खराब रहेगी, तो निश्चित रूप से उसका स्वास्थ्य को हमको देखना पड़ेगा। एजुकेशन, गरीबी का दुष्चक्र एक ऐसा चक्र है जिसमें व्यक्ति जो है अपने जिम्मेदारियों के कारण उम्र से पहले बड़ा हो जाता है। ठीक, तो एजुकेशन भी वहां पर वो ले नहीं पाएगा, उस स्तर पे भी हम पहचान सकते हैं कि वहां पर पॉवर्टी है कि नहीं। और तीसरा आपका जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल यहां पर क्या रहेगा, निश्चित रूप से अच्छा नहीं रहेगा। वहां पर अगर आप देखें तो इनकम भी कम रहेगी, उसके जीवन में आप जितने भी संसाधन हैं वो नगण्य रहेंगे। तो इस तरह से ये तीनों को हमको शामिल कर लेना चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन का स्तर, क्योंकि हम यहाँ पर बहुआयामी गरीबी की बात कर रहे हैं और इसका निर्धारण करना है, तो ये तीनों हमारे लिए सही हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें आपके पास दो फैक्ट दिए हुए हैं। इसमें आपको पूछ रहे हैं कि कौन सा वचन सही नहीं है बोल रहे हैं, सही है नहीं बोल रहे, सही नहीं है बोल रहे हैं। पहला ऑप्शन है, जब श्रमिक एक उत्पादन प्रक्रिया से दूसरे उत्पादन प्रक्रिया की ओर जाता है तब अस्थायी बेरोजगारी उत्पन्न होती है क्या। मान लीजिए दो प्रकार के हमारे पास रोजगार हैं और उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। एक व्यक्ति जो है ए से बी में चले गया, ठीक, तब क्या अस्थायी बेरोजगारी उत्पन्न होगी। तो अगर यहां पर वो व्यक्ति चले जाता है तो यहां पर उसको रोजगार तो मिलेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि शुरुआत में उसको स्थायी रोजगार मिल जाएगा। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि यहां पर अस्थायी बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, तो ये कथन तो सही है। दूसरा है आपका, भूमि के विपणन से कृषि कार्य पर निर्भर लोग बेरोजगार रह जाते हैं। यहां पर इस बात को आपको समझना है, भूमि का विपणन, इसका मतलब क्या है, भूमि को हम कुछ अलग कार्य में जब उपयोग करेंगे तो क्या होगा, कृषि कार्य में जो मजदूर रहेंगे वो बेरोजगार होंगे। जिसको केवल कृषि कार्य करना है या केवल किसको कृषि कार्य करना आता है तो क्या होगा, वहां पर वो बेरोजगार हो जाएगा। तो इस आधार पर देखें तो यहाँ पर दोनों कथन सही दिख रहे हैं, लेकिन हमको बोलता है कौन सा सही नहीं है बोल रहे हैं।
तो दोनों सही है, इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर आंसर, ना तो एक और ना ही दो। इस तरह से ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सवाल है, कृषि आय पर कर निम्न में से किसके द्वारा लगाया जाता है। अभी ये जो है मुद्दा आपका लगातार चर्चा में है। तो कृषि आय पर जो है, जो आपका कृषि मुद्दा है वो राज्यों के विषय से संबंधित है, लेकिन ट्रेडिंग वाले जो आपका मुद्दा है वो आपका समवर्ती सूची में भी दिया हुआ है। तो इस आधार पर जो है वर्तमान में केंद्र ने कानून बनाया हुआ है, जो 3 बिल लेकर आए हुए हैं। लेकिन अगर आप कृषि आय की डायरेक्ट बात करें तो ये जो है आपका मुद्दा राज्य सरकारों का है, कि उनके ऊपर है, उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वो कर लगाए या ना लगाए। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, राज्य द्वारा, ये राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि राज्य कोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। FRBM जिसको हम बोलते हैं, ये जो है आपका 2003 में पारित किया गया था। ये सवाल कई बार आया हुआ है, इसको आपको डायरेक्ट याद करना है, ठीक है। और आगे देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है। चलिए और आगे देखते हैं। अगला हमारे पास सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य नहीं है छांटना है आपको। फिर से क्या बोल रहा है, असत्य नहीं है छांटना है। तो असत्य नहीं है अर्थात गलत नहीं है। निर्देशात्मक आयोजन को लक्ष्य आयोजन भी कहते हैं, ठीक है। निर्देशात्मक आयोजन को लक्ष्य आयोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदेशात्मक आयोजन में मानव को विवेकशील माना जाता है, अतः उत्पादन ढांचे का विविधीकरण कर लेते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें तो यहाँ पर दोनों सवाल हमको सही हैं। अगर बोलता कि सत्य नहीं है तो हम क्या मारते, 1 और 2, लेकिन यहां पर पूछा है असत्य नहीं है, तो इस तरह से हमको जो है ऑप्शन डी लेना पड़ेगा, ना तो 1 और ना ही 2, ठीक। ये दोनों ही क्या है आपका, असत्य नहीं है, ये दोनों ही सही है, इसका मतलब ये होता है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल है कि मूल्यह्रास की दर बढ़ने पर प्रति व्यक्ति आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मूल्यह्रास मतलब मूल्य में कमी। कैसे मूल्य में कमी? मान लीजिए कहीं पर कोई भी मूल्य हमको मिलता है 100 रुपए और वहां पर 2 व्यक्ति हैं, तो प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया, 50 रुपए हो गया। अब हमको मूल्य को हासिल कर देना है, मतलब मूल्य को मान लीजिए 80 रुपए कर दिया मैं, और व्यक्ति तो 2 ही रहेंगे, तो इस तरह कितना हो गया, 80 का 2 40 हो गया। तो यहां पर क्या हमको समझ में आया कि मूल्य जब ह्रास होगा तो पर कैपिटा इनकम में कमी आती है, ठीक। यहां 50 आ रहा था पर कैपिटा, यहां पे 40 आ गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो ए होगा ये कम हो जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है इकोनॉमिक्स में आए हुए प्रश्नों को विस्तार से देखा, उसका एनालिसिस किया, और जो भी फैक्चुअल डेटा बन सकता था उसको भी हमने देखा। तो इस तरह से फैक्चुअल डेटा और कॉन्सेप्ट बेस्ड दोनों को मिला करके इकोनॉमिक्स में प्रश्न आते हैं, और इसको हमको बनाने के लिए सीखना होगा। तो इसके लिए हमारे पास जो भी और वीडियो बने हुए हैं, हमारे जो क्लास कोर्स है, इसको आप जो है विस्तार से देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। इसलिए हम टेस्ट क्रमांक 31 के जो संविधान के प्रश्न हैं उनका विश्लेषण देखेंगे। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 84 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन है आपके सामने 5 वर्ष, 62 वर्ष की उम्र तक, 5 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो। देखिए चुनाव आयुक्त के विषय में अगर हम देखें तो 324 जो संविधान का आर्टिकल है उसमें चुनाव आयोग के बारे में वर्णन किया गया है, और जो भारत के चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले ये होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 85, संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित राज्यों में से किन पर लागू होती है। तो संविधान की 6ठी अनुसूची जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके विषय में संविधान में शामिल की गई है। तो 6ठी अनुसूची में शामिल राज्यों में पहला ऑप्शन आपके पास असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, दूसरा ऑप्शन है असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, और चौथा असम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। तो इसका सही उत्तर है ए, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, संविधान द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों में संशोधन संबंधी संसद की शक्ति के संबंध में भविष्यलक्षी प्रभाव का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वाद पर लागू होता है। आपके सामने जो वाद दिए गए हैं उसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मेनका गांधी बनाम भारत संघ,
सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य और IC गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का वाद दिया हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि जो गोलकनाथ वाद है उसमें पहली बार ये निर्णय दिया गया था कि अब जो हमारी विधान पालिका है वह विधान पालिका या हमारी विधायिका संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकार वाले भाग में कोई संशोधन नहीं कर पाएगी, जिसे बाद में बदल दिया गया था। परंतु इस समय जिस समय ये निर्णय दिया गया उस समय एक प्रश्न ये उठा कि यदि जो हमारी विधायिका है उसके संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, संविधान के भाग 3 में संशोधन करने की शक्ति को सीमित किया जा रहा है, तो इसके पूर्व जो भाग 3 में संशोधन किए गए थे उनकी स्थिति क्या होगी। तो न्यायालय ने वहां पर एक भविष्यलक्षी प्रभाव का सिद्धांत लागू किया, अर्थात ऐसे संशोधन जो पहले ही भाग 3 में कर दिए गए हैं उन संशोधनों को आगे भी लागू रहने दिया जाएगा। इसी सिद्धांत को भविष्यलक्षी प्रभाव का सिद्धांत बोलते हैं और यह सिद्धांत गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में पहली बार न्यायालय के द्वारा दिया गया था। आगे के वादों में इस गोलकनाथ के निर्णय को बदल दिया गया था, ये आप सभी जानते हैं। तो इसका सही उत्तर है डी, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट का वाद। आगे चलते हैं, तो आगे है प्रश्न क्रमांक 87। निम्नलिखित में से किसमें आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित है। देखिए, संविधान में अगर कोई भी संशोधन करना हो तो उसकी प्रक्रिया 368 में वर्णित है। इस प्रक्रिया में जो बताया गया है वैसा है कि 3 प्रकार से संविधान में संशोधन हो सकता है, परंतु अगर 368 की बात करूं तो ये 2 प्रकार से संविधान में संशोधन करने की बात करता है। तो एक है विशेष बहुमत और दूसरा अति विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत यानी सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो सदन की कुल संख्या के आधे से अधिक हो, इसको हम विशेष बहुमत बोलते हैं। परंतु अति विशेष बहुमत की अगर मैं बात करूं तो सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी इसमें आवश्यक होती है। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि संविधान का कौन सा भाग ऐसा है जिसमें संशोधन करने के लिए जो विशेष बहुमत है उसके साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी आवश्यक होगी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकार में संशोधन। जी नहीं, मौलिक अधिकार में संशोधन के लिए आपको आधे से अधिक राज्यों की सहमति लेने की आवश्यकता सामान्यतः नहीं पड़ती। संविधान के अनुच्छेद 73 तथा 162 में संशोधन, जी हाँ, 73 और 162 में एक में जो भारत सरकार है उसकी कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार और दूसरे में राज्य सरकार की कार्यपालक शक्तियों का विस्तार दिया हुआ है। और इस विस्तार में किसी भी प्रकार का संशोधन करने के लिए आपको आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी लेनी होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। संविधान संशोधन के भाग 4, संविधान के भाग 4 में संशोधन यानी आपका डीपीएसपी वाले भाग की बात कर रहा है ये। तो डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन करने के लिए आपको आधे से अधिक राज्यों की सहमति नहीं चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 146 में संशोधन, जी नहीं, इसके लिए भी आधे से अधिक राज्यों की सहमति नहीं चाहिए। सही उत्तर है बी, संविधान का अनुच्छेद 73 और 162 में संशोधन के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 88। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। देखिए, हम यहाँ पर इनको मिलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद 61, 127, 215 और 71 हमारे सामने है। तो आर्टिकल 61 किससे जुड़ा हुआ है? तो आर्टिकल 61 राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया को बताता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ है। तो यहाँ पर 4 में महाभियोग की प्रक्रिया है। तो हमारे ए का उत्तर हो जाएगा 4। अब देखते हैं बी 127 को बताता है। तो 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में बताई गई है। और यहाँ पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में ये 3 में है। तो आपका बी का हो जाएगा उत्तर 3। अब सी चलते हैं। आर्टिकल 215 के बारे में बात करता है। ये हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय के रूप में परिभाषित करता है, जो कि हमारा 2 में है। उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बताता है। तो सी का उत्तर हो जाएगा 2। और इसके बाद चलते हैं डी 71। ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषयों को शामिल करता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय 1 में दिए हुए हैं। तो आपका डी का हो जाएगा 1। तो हमारे पास जो सही उत्तर है 4, 3, 2, 1। तो देख लेते हैं यहाँ पर 4, 3, 2, 1 किस में है। तो सी में आपका 4, 3, 2, 1 है। सही उत्तर है सी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है
प्रश्न क्रमांक 89, निम्नलिखित में से कौन सा अपने पद से असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है? लोक सेवा आयोग का सदस्य, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अगर 124 आर्टिकल 124 में देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी न्यायाधीश को कदाचार या असमर्थता के आधार पर विधायिका के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया इसके लिए अपनानी पड़ती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 90, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति के संदर्भित मामलों पर अपनी सलाहकारी राय देने से इनकार कर दिया? आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति से राय किस अनुच्छेद के तहत मांगी जाती है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 143, जिसके तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से कोई राय मांगते हैं। तो इसके दो भाग हैं, 143(1) और 143(2). एक में उच्चतम न्यायालय अपनी राय देने के लिए बाध्य है और राष्ट्रपति राय मानने के लिए बाध्य नहीं है, और दूसरे में ना तो उच्चतम न्यायालय राय देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति राय मानने के लिए बाध्य है। तो ये जो प्रश्न राष्ट्रपति से पूछा गया था वो इसी में आता था, जिसमें ना तो उच्चतम न्यायालय राय देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति राय मानने के लिए बाध्य है। चलिए देख लेते हैं ऐसा किस केस में हुआ था। इन री केरल एजुकेशन बिल, जी नहीं, ये वह वाद नहीं है। इन री बेरूबारी वाद, जी नहीं, बेरूबारी वाद भी ये नहीं है। इन री स्पेशल कोर्ट बिल, जी नहीं, इन री स्पेशल कोर्ट बिल भी ये नहीं है। इन री इस्माइल फारूकी वाद, जी हाँ, यह अयोध्या मामले से जुड़ा हुआ वाद था और इसी वाद में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को राय देने से इनकार कर दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इन री इस्माइल फारूकी वाद। तो यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्नों की व्याख्या खत्म होती है। धन्यवाद। प्रश्न क्रमांक 91 आपसे पूछा गया है, विजय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, पहला विकल्प है 16 दिसंबर, दूसरा है 20 दिसंबर, तीसरा है 24 दिसंबर, चौथा है 26 दिसंबर। इसका सही आंसर है 16 दिसंबर। अगला सवाल देखते हैं, वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पहला विकल्प है क्रिकेट, दूसरा है हॉकी, तीसरा है कबड्डी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। अर्थात वर्तमान में भारत का कोई भी ऐसा खेल नहीं है जिसे राष्ट्रीय खेल का दर्जा प्रदान किया गया हो। इससे पहले हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा प्रदान किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह भी शामिल नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में नीति आयोग द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी, इसे जन स्वास्थ्य निगरानी भी कहा गया है, के लिए जारी किए गए श्वेत पत्र का नाम क्या है? इसका सही आंसर है विजन 2035। विजन 2035 के नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा। ध्यान रहे, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? देखिए, पहला विकल्प है 2%, दूसरा है 7%, तीसरा है 5%, चौथा है 15%। और इसका सही आंसर है 7%, विकल्प बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मानव अधिकार दिवस 2020 के लिए विषय क्या था? देखिए, पहला विकल्प है फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, दूसरा है स्वास्थ्य और कानून सबका अधिकार, तीसरा है विश्व को पुनर्जागरण हेतु एकजुट हो जाएं, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाएं। ठीक है, 10 दिसंबर के दिन मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और इसमें इस बार का जो विषय था वह है फिर से बेहतर मानवाधिकारों के लिए खड़े हो जाएं। अगला सवाल देखिए, केंद्र सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में छत्तीसगढ़ सूरजपुर जिले के भैया थान झिलमिली थाना को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है चौथा रैंक
प्राप्त हुआ है। अगला सवाल देखिए, राज्य की नवीन औद्योगिक नीति 2019 से 24 में बायो एथेनॉल उत्पादन हेतु किस कृषि उत्पाद का चयन किया जाएगा? ये किया गया है। यहाँ कुछ फसलों के नाम लिखे हुए हैं, देखिए। पहला है धान, दूसरा गन्ना, तीसरा मक्का, चौथा गेहूं, पांचवा कोदो कुटकी। तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर धान और गन्ना इन दो फसलों का चयन किया गया है। बायोएथेनॉल प्लांट छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो राज्य के 4 स्थानों पर स्थापित होने वाली है। ठीक है, चलिए, इसका सही आंसर होगा विकल्प डी, केवल 1 और 2 सही है। अगला सवाल देखिए, तरिया के आंसू किनकी रचना है? इसका सही आंसर है श्रीमती सुधा वर्मा जी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सोगड़ा अघोर आश्रम छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? अब इसका सही आंसर है जसपुर, लेकिन ध्यान रहे कि ये फेमस क्यों है, थोड़ा सा प्रसिद्ध क्यों है, ये जान लेते हैं। सोगड़ा या इसे सगोड़ा भी कहा जाता है, इसके नाम से आप देखेंगे ग्रीन टी भी अवेलेबल है। जसपुर में जहां पर यह क्षेत्र है वहां पर चाय की भी खेती की जाती है और यहाँ पर श्री राम भगवान जी का मंदिर है। ठीक है, जहां पर बहुत पुरानी मान्यताएं हैं, और भी देवी देवताओं के मंदिर हैं, लेकिन इसका एक अहम ही स्थान है। ठीक है, तो सगोड़ा याद रखेंगे या सोगड़ा भी कहा जाता है, इसका अलग अलग नाम है। यहाँ पर यहाँ की जो चाय पत्ती है वो भी फेमस है और ये स्थान भी काफी प्रसिद्ध है। कहाँ है? जसपुर जिले में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पैलीमेटा सुरही सिंचाई जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? देखिए, ये जो सिंचाई जलाशय परियोजना है ये स्थित है राजनांदगांव जिले में छुई खदान क्षेत्र के आसपास। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा अंतिम सवाल भी समाप्त हुआ। धन्यवाद।